जुड़ा हुआ है मान्यवर, पहले नहीं से जुड़ा हुआ ना ना पहले से जुड़ा हुआ है मान्यवर। संख्या 16 श्री महेंद्रनाथ यादव, हम शासनादेश आपको उनका प्रश्न आ जाने दीजिए। हम शासनादेश आपको भेज वो शासनादेश भिजवा देंगे आपको आप, भेज देंगे। वो शासनादेश भिजवा देंगे आप। श्री महेंद्रनाथ यादव। बहुत बहुत आभार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में बेरोजगार एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही तथा विगत 2 वर्षों में प्रदेश में कुल कितने बेरोजगार युवाओं के प्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई। माननीय मंत्री जी के तरफ से जवाब आया और इसमें सरकारी पदों के लिए है कि सरकारी विभागों में नियमित भर्ती का कार्य विभिन्न गठित चयन आयोग भर्ती बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार तमाम विभागों में भर्तियां निकलती हैं और पेपर लीक हो जाता है। हमारा एक सीधा साधारण अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी, विभिन्न विभागों में जितनी रिक्तियां हैं, प्रदेश में कितनी रिक्तियां हैं और उनको कब तक भर लिया जाएगा, मेरा सिर्फ एक अनुपूरक है। माननीय मंत्री जी। खाता है, मैं कार्मिक से इसकी पूरी सूचना मंगाकर माननीय सदस्य को मैं अवगत कराऊं। पद संख्या 17 श्री त्रिभुवन दत्त, नहीं है। संख्या 18 डॉक्टर पल्लवी पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा ये प्रश्न माननीय परिवहन मंत्री जी से है और जिसके सापेक्ष परिवहन विभाग के 4 कैडर संचालन, तकनीकी, वित्त और विधिक इससे संदर्भित उनके तीनों जो संवर्ग रहे का, खा, गा में मैंने जो स्वीकृत पद थे, चाहे सीधी भर्ती हो चाहे प्रोन्नति हो, इसके सापेक्ष मैंने डेटा मांगा था कि आपके पास कितने रिक्त पद हैं और जो रिक्त पद हैं उस पर आप नियुक्ति आप करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, कैसे करा है उसकी डिटेल दें। मैं सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि आपके विभाग और आपके अधिकारियों ने भरकस प्रयास किया है कि एक एक मेरे पूछे गए सवाल का बड़ा डिटेल्ड जवाब दें, लेकिन ज़्यादा सावधानी और ज़्यादा डिटेल देने के चक्कर में आपने अपने विभाग की पोल और सरकार की अक्षमता को स्वयं खोल के रख दिया है। आपने जो डिटेल दी मुझे, उसमें समूह खा और गा में जो वैकेंसीज हैं, चाहे रिक्त पद, चाहे सीधी भर्ती की हो और चाहे प्रमोशंस की हो, मोर देन 50% वैकेंसीज अभी उपलब्ध है। और दूसरा, अगर समूह का की बात करें तो स्वीकृत पद के सापेक्ष जो संचालन सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, संवर्ग होता है किसी एक विभाग का, उसमें 100% पद खाली। और मेरा ये मानना है कि जब आप देखें सीधी भर्ती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रमोशंस। जब आपके पास नीचे ही पूरी बंजर खेती है तो आप फसल की उम्मीद कैसे करेंगे? जब आपके पास सीधी भर्ती में ही लोग नहीं हैं, 100% सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो आप कैसे योग्य लोगों को लेकर के प्रमोट करेंगे? और क्योंकि आपके पास संचालन के नाम पर एक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आपका संपूर्ण विभाग चाहे आंकड़ों में हो और चाहे सड़कों पे हो, डग्गा मारी के बोझ के तले चल रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से मांगा कि यदि आप इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष जो वैकेंसीज है उसमें आप नियुक्तियां करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कब तक? तो जवाब आता है कि जी बिल्कुल करना चाहते। आपने इस बात का जवाब दिया कि करना चाहते हैं, लेकिन कब तक को आपने अपनी लेखनी से घुमाने का काम कर दिया। आपने बताया किया जा चुका है, कर रहे हैं। अगर किया जा चुका है तो कब किया जा चुका है इसकी डिटेल टेबल करें, और अगर कर रहे हैं तो कब तक करेंगे इस बात की डिटेल करें। थैंक यू। मानिए देखिए, ये बस यदि इस समय सीमा जो आप निर्धारित कर रहे हैं उस तक भर्तियां और आरक्षण को लागू करते हुए ये भर्तियां नहीं होती हैं और उसमें जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व संबंधित अधिकारियों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इसका लिखित दस्तावेज तैयार है? यदि है तो टेबल करें, और यदि नहीं तो ऑल्टरनेटिव क्या है? माननीय मंत्री जी। पूरे संवर्ग का सबका पूरे जो है कितने सीधी भर्ती की है, कितनी पे जो है प्रमोशन का है, आपको बता दिया गया है। 108 पद
अब तक का टोटल जितने खाली है, पब्लिक सर्विस कमीशन को पिछले 6 महीना पहले अध्याचन जा चुका है और ग और घ का 547 पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन जा चुका है। ये भर्ती की प्रक्रिया वो प्रक्रियाधीन है। एक पद भी जो आने वाले 3 महीना बाद भी जो खाली हो रहा है उसका भी अध्याचन आयोग को जा चुका है। ये भर्ती वो वहाँ पर भेजा है, वो यूपीएससी वो अध्याचन जो पब्लिक सर्विस कमीशन में गया है उसको कराएंगे ना, वो साल भर का उन्होंने किया है। They have to decide, ये अध्याचन भेजते हैं, डेट वो तय करते हैं। टोटल का 108 पद को पब्लिक सर्विस कमीशन में गया है। उसमें एक्ट में संशोधन करना था, क्योंकि अभी तक की जो भर्तियां होती थी, ये अभी तक की जो डेट ये नहीं बता पाएंगे। अध्यक्ष जी, अभी तक की जो भर्तियां होती थी विभाग के स्तर पर होती थी, लेकिन अब उसमें संशोधन करके पब्लिक सर्विस कमीशन को ग को भेज दिया गया 108 और जो ग और घ को 547 पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है और भर्ती होकर के आ जाएगी। डॉक्टर मुकेश वर्मा हैं, डॉक्टर मुकेश वर्मा वो उनको अधिकार नहीं डिसाइड करना। डॉक्टर मुकेश वर्मा हैं, नहीं है। श्री जयप्रकाश अंचल, आप खड़े हो जाइए, एक प्रश्न पूछ लीजिए बस, सारे 20 लोग। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैंने होमगार्ड प्रदेश में कार्यरत होमगार्डों को पुलिस एक अनुपूरक पूछ लीजिए अंचल जी। भांति वेतन और भत्ता का प्रश्न किया था। क्योंकि आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि पुलिस की भांति हो पूरे प्रदेश में होमगार्ड, प्रश्न पूछ लो चाहे अंचल जी। चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे वीआईपी ड्यूटी हो, चाहे आपदा की ड्यूटी हो, होमगार्ड कार्य करता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या सरकार होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों की भांति वेतन भत्ता और अन्य तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगी? माननीय मंत्री जी, होमगार्ड मंत्री जी बताइए। महोदय, होमगार्ड विभाग की अगर हम चर्चा करें तो होमगार्ड विभाग पूर्णतः अवैतनिक है और स्वयंसेवी है। सेवा नियमावली के बारे में पूछा है तो क्योंकि स्वयंसेवी है और पूर्णतः अवैतनिक है तो सेवा नियमावली तो बनाई नहीं जा सकती। लेकिन 2017 से पहले अगर तुलना करें आज के होमगार्ड के जवान की तो ज़मीन आसमान का अंतर हमारे होमगार्ड जवानों के लिए है। हम 17 से पहले अगर चर्चा करें तो 3 से 75 रुपये मात्र होमगार्ड को मिलता था। आज हमारे होमगार्ड जवान को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बार उनका दैनिक भत्ता बढ़ा है। 500 रुपये किया, फिर 600 रुपये किया और साथ साथ ही महंगाई भत्ते से जोड़ दिया। आज होमगार्ड के जवान को 9 से 48 रोज प्रतिदिन मिलते हैं। अगर हम चर्चा करें तो होमगार्ड के जवानों के विषय में तो पहले उनका ट्रेनिंग भत्ता मात्र 260 रुपये होता था। तो कोई भी हमारा होमगार्ड का जवान दैनिक भत्ते को छोड़ करके ट्रेनिंग के लिए नहीं आता था, तो दक्षता में कमी आती थी। मात्र 260 रुपये में वो भी 160 रुपये के खाने के कटते थे, 100 रुपये मात्र बचते थे। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की और चर्चा के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दैनिक भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता बराबर किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सत्र के बाद में सरकार की रही है। धन्यवाद मंत्री। अगर इससे पहले 1-2 मिनट और मान लीजिए हो गया। माननीय आज जरा बड़ा इम्पोर्टेंट बर्थडे है। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का आज बर्थडे है। अब ये वो क्या देंगे वो डिसाइड करें, मैं रोज नहीं बता। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य पढ़ लेने आपने अभी बर्थडे उनका था तो आपने उन पर आदेश दे दिया कि यहाँ बारालात में मिठाई सबको देंगे। आपको भी आदेश दे दो कुछ इस तरह से जो माननीय सदस्यों को कुछ मिल जाए। अरे 100 हेडपंप भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान परिषद में तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री अल्हर सिंह है। आपका जन्म
दिनांक 13 फरवरी 1964 को ग्राम ओढ़ी, जमालपुर, जनपद मिर्ज़ापुर में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करी है। अब माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का एक नाम कांग्रेस सिंह भी है। पहले था कि अभी है? पहले था, तो कांग्रेस के साथ समाप्त हो गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री के रूप में आप योगदान दे रहे हैं। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार जायसवाल उर्फ मंटू हैं जी। मनीष जी निर्वाचन क्षेत्र पडरौना, जनपद कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण प्रसाद उर्फ मुन्ना बाबू है। आपका जन्म 13 फरवरी 1978 को पडरौना में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करी है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपने और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज दिनांक 13 फरवरी को कुल 71 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं 301 के अंतर्गत। बताइए। मनीष जी जरा कम बोलते हैं, इसीलिए उनको अवसर है। प्लीज बताइए। मैं अपने सभी माननीय विधायक साथियों की तरफ से आपको जिस बात के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बहुत बड़ा उपहार है। यह भी 2 दिन पहले संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, ये हम सब लोगों को आपकी ओर से ये प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि हम सब विधायकगण जो अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, उठाते हैं, तो उसमें अगर सबसे बड़ी हमारे सामने अगर कुशलता जो अगर हमारे हाथ में है तो काम कराने के लिए वो यहाँ की प्रक्रिया और नियमावली है। और जितने पुराने साथी हैं, हमसे तो अनेक वरिष्ठ साथी हैं, सब लोग जानते हैं कि नियमावली में इससे पहले 2023 में उसका सरलीकरण करके भी आप हम लोगों को उपलब्ध करा चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नियमों की दुर्हता हम सब लोगों को अपनी बात को बहुत सटीक तरीके से रखने के लिए जितनी आवश्यक है उतना हम सब लोग उसमें उलझते हैं। तो ये जो एक पुस्तक है जिसे मैं ग्रंथ कहना चाहता हूँ, जो आपकी कृपा से और विधानसभा के प्रमुख सचिव जी की मेहनत से ये हम लोगों को मिली है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार संसद में कौल एवं शब्दर के नाम से एक हैंडबुक है, बहुत मशहूर है 50-60 वर्षों से, उसके उदाहरण, उसके संदर्भ जो विधायकों को एम्पावर्ड करेंगे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि इस सदन को बाहरी रूप से आपने जिस प्रकार से सजाया और संवारा है, इसकी आत्मा को भी आपने संतृप्त किया है। मैं अपने सभी साथियों के ओर से आपको, प्रमुख सचिव जी को और इसमें जिसने सहयोग किया, मैं एक बात जरूर कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। इसके मैंने पीछे देखा जो आपने इसके संदर्भ लिए, इसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेके नीति व्याख्यामृत, बृहस्पति सूत्र, शुक्र नीति और मे एस्किन, जो माननीय खन्ना जी तो हम सब के गार्जियन हैं, इतना बड़ा संदर्भ सूची, विभिन्न अदालतों के ऐसे प्रसंग और उसकी सरल सुलभ व्याख्या आपने दरअसल सभी विधायकों के हाथ में ज्ञान का वो अस्त्र दिया है जिसका उपयोग कर हम अपने क्षेत्र की जनता को और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको एक बार फिर बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य, मैं हालांकि मुझे ये विस्मृत हो गया था, इस वक्त मनीष असीजा ने एक अच्छा विषय उठाया। हमने इस किताब के 50 पेज पढ़े हैं और बहुत ध्यान से, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पढ़ने का मौका आजकल कम मिलता है, ख़ास तौर से जब रात में जाते हैं, तो मैं इस किताब को मैंने करीब 50 पेज पढ़े हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक गाइडलाइंस भी हैं। कौल और शब्दर की किताब 2012 में यहीं पर दी गई थी, वो तो पूरी नहीं देख पाए,
लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उसका कोई न कोई चैप्टर जो है देख लेते हैं तो बहुत कुछ ज्ञानवर्धन होता है। लेकिन इस किताब में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, ये हम महसूस करते हैं माननीय। और ये किताब लिखना इतने बड़े पैमाने पर विधानसभा के लिए और ख़ास तौर से जो यहाँ के जागरूक क्लास है, सब बुद्धिजीवी हैं, एक लोगों के लिए बहुत बड़ा एक नोशंस दे दिया ताकि लोग समय समय के ऊपर जब उनके सामने कोई चैलेंज हो, कोई विषय हो, तो उसके ऊपर अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सके। यानी एक तो जानकारी बढ़ाना और दूसरे उसके संदर्भ में जितने रूलिंग्स हो सकती हैं, जितने दृष्टांत हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किए गए। इसलिए हम विशेष रूप से आपको बधाई देते हैं और प्रमुख सचिव को भी विशेष रूप से बधाई देते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इसको लेखबद्ध किया। और ये सभी लोगों के लिए मेरा आग्रह भी है, सभी लोगों से, कि विषय आया है तो सभी लोग इसको पढ़े ज़रूर, क्योंकि रखने से देखने से हमको थोड़ा संतोष तो होता है, लेकिन असली फ़ायदा इसको पढ़ने से ही होगा और बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि इस तरीके की किताबें हैं भी बहुत कम और लोग बताते भी नहीं, क्योंकि हाउस में व्यक्तिगत रूप से बैठने से तो अनुभव होता है, लेकिन इस प्रकार के जो 50 साल का जो अनुभव है वो भी उसमें जो है समाहित है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि वो किताब पढ़ने लायक है बहुत, इसलिए मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज 13 फरवरी 2026 को कुल 71 सूचनाएं प्राप्त हुई। निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार करी गई। श्रीमती सरोज कुरील, चौधरी बाबूलाल, श्री सुरेंद्र मैथानी, श्री जय कुमार सिंह जैकी हैं, जैकी जी हैं, श्री पलटू राम नहीं, श्री संजय शर्मा, पलटू राम